साहब मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं इतना बढ़िया स्पोर्ट्स प्लेयर अब अस्थमा का शिकार होने जा रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि हवा यहाँ की इतनी बेकार है। दिल्ली में सांस नहीं ली जा सकती और ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे हालात ख़राब हैं। ज़मीनी स्तर पे मज़दूरों के लिए तो कोई मतलब जो सुरक्षा और एयर प्यूरीफायर ये तमाम ताम झाम मज़दूरों के लिए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जब जब क्राइसिस का दौर आया है, जब जब चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो आर्थिक संकट का दौर आया है, तब तब मोदी सरकार और आरएसएस भाजपा इस किस्म की चीज़ें लेकर के आती हैं। आज हमारे हुक्मरानों के लिए, मोदी सरकार के लिए जो राजनीति है वो पूरे तौर पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी राजनीति को एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। हार्ट पेशेंट्स के लिए, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए जिनके बच्चे पैदा भी नहीं हुए, जनरेशंस अफेक्ट हो रही हैं इस प्रॉब्लम से। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। हाँ, सरकार इतना प्रयास तो कर रही है कि एक्यूआई सेंटर जो हैं, एक्यूआई स्टेशन हैं, उनके आसपास पानी के टैंकर घुमा रही है, वहां छिड़काव कर रही है और आंकड़ों में खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते गंभीर मुद्दे पर आज बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर युवा प्रोटेस्ट करने आए हैं, धरना देने आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर दिल्ली की इस वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान क्या है और आखिरकार सरकार के प्रयासों में कहां कमी नजर आती है। साहब मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं इतना बढ़िया स्पोर्ट्स प्लेयर अब अस्थमा का शिकार होने जा रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि हवा यहाँ की इतनी बेकार है। दिल्ली में सांस नहीं ली जा सकती और ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। रेखा गुप्ता के नीचे जो सरकार है, ये हमसे झूठ बोल रही है कि इस बार एयर पोल्यूशन कम हुआ है पिछली बार के मुताबिक दिवाली के दिन। अगर इतना ही कम हुआ है तो आपके जितने भी एयर मॉनिटरिंग स्टेशन थे ये बंद क्यों पड़ गए थे दिवाली की रात को? अगर इतना ही कम हुआ है तो आप एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम के अराउंड हवा क्यों छिड़क रही हैं? अगर इतना ही कम हुआ है, 5 लाख के एयर प्यूरीफायर आपके घर, आपके ऑफिस में क्यों आए हैं? आप भी वही सांस लीजिए ना जो बाकी जनता ले रही है। वो मेरा कहना है। दिल्ली के जो डॉक्टर हैं, एम्स के भी डायरेक्टर रहे हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली से 2 महीने चले जाइए, बाहर चले जाना चाहिए। तो क्या जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, क्या वास्तव में ही उसका फील कभी आपको आता है कि आप राष्ट्रीय राजधानी में? भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। मैं दिल्ली से यहाँ पढ़ने आया हूँ। जो मजदूर हैं वो यहाँ दिल्ली के नहीं है, काफ़ी बहुत अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से आते हैं। आप मेरे को बताइए, क्या ये सही है उनको कहना कि आप वापस चले जाइए या दिल्ली के बाहर चले जाइए? उनके लिए सोल्यूशन कभी है ही नहीं, कभी था भी नहीं। एक सोल्यूशन है उनके लिए कि यहाँ की हवा साफ कर दी जाए। यहाँ से निकल के वो कहीं जा नहीं सकते। उनका काम यहाँ है, उनका रोजगार यहाँ है, उनकी ज़िंदगी यहाँ है। मैं खुद नहीं जा सकता, मेरी पढ़ाई यहाँ है, कॉलेज छोड़ दूँ क्या? ऐसा नहीं कर सकते। अगर सांस लेनी है तो आपको हवा सुधारनी पड़ेगी। बाहर भगाना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप टीवी मीडिया पे तमाम प्रचार कर दीजिए, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी में जाके देखिए तो ऐसे मजदूर इलाकों में जाके देखिए कि मतलब डेटा तो मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, डेटा मैनेज किया जा रहा है ना। बस इसमें हमारा देखिए वही है कि ये मतलब ज़मीनी स्तर पे हालात ख़राब हैं। ज़मीनी स्तर पे मज़दूरों के लिए तो कोई मतलब जो सुरक्षा और एयर प्यूरीफायर ये तमाम ताम झाम मज़दूरों के लिए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जो मज़दूर आदमी मतलब दिहाड़ी पे 600 रुपये 700 रुपये कमा रहा है, या जो वर्किंग पीपल भी हैं, जो कहते हैं जो लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, है ना, जॉब पे जाते हैं सुबह सुबह, है ना, उनके लिए एयर प्यूरीफायर रेखा जी क्यों नहीं कर सकती इंतज़ाम? अपने लिए इंतज़ाम कर रखा है एयर प्यूरीफायर, और ऊपर से ये बड़ा दांत चिप निपोड़ते बोलते हैं कि कहते हैं हवा बहुत साफ़ है ना। तो अगर हवा साफ़ है तो आप क्यों ये सब चीज़ खरीद रहे हैं, है ना? तो कुल मिला के देखिए ये तो साफ़ है, कोई मना नहीं कर सकता इस बात के लिए कि इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। यमुना जो साफ़ करने की बात कर रहे थे उस पर भी पोल पट्टी खुल चुकी है। सवाल ये है कि इसके खिलाफ एकजुटता कैसे बनाई जाए, है ना। कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वाले इसके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी भी सरकार कहते हैं रह चुकी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी वाले की सरकार थी तो यहाँ कोई स्वर्ग था नहीं, पहली बात तो। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनका ही बुरा हाल था। लेकिन जो ये अब नई जो भाजपा सरकार आई है, इन्होंने सारी पिछली सरकारों को मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कहते हैं मतलब पॉल्यूशन फैलाने में। क्योंकि देखिए जो भी है, मतलब आपके वक्त ये पूरा उस पर काम तो करना नहीं है, इनको डेटा मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, नकली यमुना बनाने का काम करते हैं। तो इससे साफ है कि ये पिछली सरकारों से बड़े वाले हैं, बड़े चोर हैं, है ना। लेकिन ये सारे चोर हैं, इसके खिलाफ जनता का एक जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि देखिए ये जो मतलब ये जंतर मंतर का जो एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का जो एक ये स्पेस है, बस ये इस दायरे से हमारी बात आगे नहीं जा सकती। इसके लिए हमें
इलाकों में जहाँ कहते हैं जहाँ इस देश की मेहनत का जनता रहती है, इस देश के मजदूर आबादी रहती है, जो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड है, जो एयर प्योरीफायर जैसे लाखों की चीज़ें नहीं खरीद सकती, जो घर में नहीं बैठ सकती है ना, जो कहते हैं आप भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये कहते हैं एम्स के निदेशक ने कहा है कि चले जाइए, है ना, जो मजदूर आबादी है जिसको रोज़ का खाना पीना करना है, जिसके लिए अगले दिन अगर आज काम नहीं करने जाएंगे तो अगले दिन पेट का गड्ढा भरने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो ये नहीं कर सकते अफोर्ड, है ना। सवाल ये है कि क्या आप जो कर रहे हैं, आप नामों को बदलकर आप जहाँ पर लोग सालों सालों से रह रहे हैं वहाँ पर आप धर्म के नाम पर लोगों के बीच में आग लगाकर जो भारत का इतिहास है उसको मिटाकर और आप वहाँ पे नाम बदलने की जो साजिशें रच रहे हैं, इसके पीछे का कारण को समझिए। इसके पीछे का कारण ये है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉल्स एनिमी के रूप में आपके सामने पेश कर देना, और आप जब जैसे ही प्रदूषण के बारे में बात करने जाएंगे, आप इससे आगे बढ़कर आप जैसे ही बेरोजगारी या महंगाई के बारे में बात करने जाएंगे तो आपको बताया जाएगी कि भैया देखो ये चीज़ें समस्या नहीं है, समस्या है मुसलमान, समस्या है ये जो मुसलमान जो टेररिस्ट बनते जा रहे हैं ये समस्या है, ऐसा बताया जाएगा, ये मोदी सरकार ऐसा बताएगी। तो ये जो हम यही बात कर रहे हैं कि ये नामों को बदलने का और ये जो पूरा एक सिनेरियो ये रचने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, वो प्रिसाइजली इसीलिए कि आज जो लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और इसकी वजह से ये जो 17,000 मौतों का हमने पर्चा निकाला है, जो लोग मर रहे हैं उस पर हम बात न कर सके, इसीलिए नाम बदल दो, कभी ये मुसलमान को मार दो, कभी ये कर दो, इन सब इस किस्म का ये ढोंग रचते हैं। इनके ढोंग और इनके पाखंड को हमें समझने की ज़रूरत है। क्या नाम बदलने की राजनीति को करके ये सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है? प्रिसाइजली यही तो कर रही है वो। आप देखिए कि जहाँ पर जब क्राइसिस का दौर आया है, जब चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो आर्थिक संकट का दौर आया है, तब मोदी सरकार और आरएसएस भाजपा इस किस्म की चीज़ें लेकर के आती हैं। कभी वो नाम बदलने की चीज़ लेकर आती है, कभी मस्जिद के नीचे सालों पुराना मंदिर निकल आता है, कभी कुछ और हो जाता है, और इस किस्म से कभी गौ रक्षा इनके लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है। वो अलग बात है कि यही इन्हीं के नेता नॉर्थ ईस्ट में जाके बोलते हैं गाय बीफ हमारा बहुत इनहेरेंट कल्चर है खाना और हम इसे खाते रहेंगे। किरण रिजिजू, अमित शाह गोवा में जाके बोलते हैं कि हम यहाँ बीफ का भी बैन होने नहीं देंगे, और यहाँ पे ये आरएसएस के लग्गू भग्गू और लंपट यहाँ पे गौ रक्षा को तलवार को लेकर गौ रक्षा किए फिरते हैं। ये अलग सवाल है कि ये खुद ही एक नंबर के इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो हमें दिख जाता है। लेकिन सवाल ये किया क्यों जा रहा है, कभी गौ रक्षा, कभी मुसलमान देशद्रोही है, कभी ये है, कभी नाम बदलने की साजिश, ये किया इसलिए जा रहा है ताकि आपके सामने एक नकली शत्रु खड़ा किया जाए, ताकि आप सही चीज़ों को, सही बातों को न देख सके। आज एक मुद्दा और बड़ा तेजी से गूंज रहा है, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हाइड्रोजन बम फोड़ने की जो बात उन्होंने कही है, आप क्या मानते हैं, क्या वास्तव में ही चुनाव आयोग अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर पा रहा? क्या वास्तव में ही कोई वोट चोर जैसा मामला है? देखिए, फिलहाल तो हम लोग इस मसले पर बात नहीं करना है, बस मैं यही कहूँगा कि देखिए जब सारे प्रमाण उपलब्ध हैं, जब सारे प्रमाण, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी न तो चुनाव आयोग काम कर रहा है, न तो न्यायपालिका काम कर रही है, कार्यपालिका तो वैसे भी काम नहीं कर रही है। तो अब सवाल ये है कि हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस संघी लंपटों और इन संघी ताकतों ने बहुत अंदर खाने में अपने लोगों को बिठाया है, और यही 21वीं सदी की फासीवाद की विशिष्टता है, जो हिटलर के ज़माने में नहीं थी और आज है। हिटलर ने बहुत ओवर्टली जाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और बताया, और उसको सारे जो डेमोक्रेटिक उपकरण थे उनको सीधे तौर पे ख़त्म कर दिया। आज इन्होंने नीचे खाने से एक लंबे समय में इस पूरे सिस्टम में ये घुन की तरह घुस चुके हैं और इसको अंदर से खोखला कर दिया है। तो ऐसे में चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका इनकी जेब में है। इनका विरोध केवल चुनाव के माध्यम से नहीं किया जा सकता, उसके लिए सड़कों पर जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि फासीवाद कभी भी चुनाव के जरिए नहीं आया, ये सड़कों पर उतरकर गलियों कूचों में काम करके आया लोगों के बीच में। तो वहीं से आरएसएस को पीछे धकेलना होगा और एक जन आंदोलन ही इसका जवाब हो सकता है। देखिए, आज आप देख भी रहे होंगे देश भर में जो पूरी राजनीति हो रही है, वो राजनीति लोगों के असल मसलों पे तो हो ही नहीं रही है। तमाम ऐसे नकली मुद्दे जो हमारे जिंदगी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो लगातार लोगों के बीच उछाले जा रहे हैं ताकि लोग असल सवालों पे सोच ही ना पाए। तो हम तो बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, और आज हम लोगों को उनके ज़िंदगी के असल मसलों पे, दिल्ली का नाम कुछ भी रहे, दिल्ली की मेहनत कश आबादी के लिए महंगाई, बेरोजगारी मसला रहेगी, बढ़ता प्रदूषण मसला रहेगा, अस्पतालों में इलाज न मिलना वो उनके लिए मसला है। लेकिन आज हमारे हुक्मरानों के लिए, मोदी सरकार के लिए जो राजनीति है वो पूरे तौर पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके
से इस पूरी राजनीति को एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। हर जगह का नाम बदलना हो या मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी हो, हिंदू मुसलमान करना हो, हम सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ तक कि आज स्थिति तो इतनी खराब हो गई है कि जो हमारा बहुत बेसिक पॉलिटिकल राइट था, वोट देने का अधिकार, हम जानते थे वोट देने के अधिकार से भी बहुत चीज़ें नहीं बदल सकती हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने वोट देने के अधिकार के लिए लड़ा और आज इसका भी माहौल बनाया जा रहा है। किस तरह तमाम वोट चोरी की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उसमें तो लोगों से अब ये हक भी छीन लिया गया है कि आप हर 5 साल बाद आप किसी और को चुन सकते हो। अब उनके पास ये राइट भी नहीं है। पूरा जो 2024 का चुनाव हुआ वो किस तरह घपले घोटाले पे आधारित था। पूरा चुनाव जो भाजपा सरकार ने जीता है वो इसी तरीके से वोट्स को मैनिपुलेट करके एक लोगों के कितने 100-200 वोट बना करके वो जीता गया है। तो अब सिर्फ ये आरोप की बात नहीं है, ये तो एक जग जाहिर सत्य है, ये साबित हो चुका है। जब आप ये सुनती हैं कि एक जी बताइए। हाँ, और बिल्कुल मतलब लोकतंत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो इस देश में हमें पूछना चाहिए किसका लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र। इस देश की हर आबादी, इस देश में अंबानी अडानी के लिए लोकतंत्र या इस देश में रिक्शे वाले के लिए लोकतंत्र, किसका लोकतंत्र है ये? तो इस देश के चंद मुट्ठी भर अमीरों के लिए सारी लोकतंत्र है, उन्हें बोलने की आज़ादी। अभी आपको पता होगा अंबानी के खिलाफ जिन न्यूज़ चैनल्स ने न्यूज़ चलाई थी उनके ऊपर केस हो गया, उनके ऊपर रिपोर्ट हो गया, उन्हें वापस कोर्ट में जाना पड़ा। तो लोकतंत्र तो है, लेकिन ये लोकतंत्र देश के चंद मुट्ठी भर घरानों के लिए है, एक बड़ी आबादी के लिए। आज हम यहाँ आए, हमें अपनी बात रखने तक की आज़ादी नहीं है। हमें बताया जा रहा है अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम पे FIR किया जाएगा, हमारे ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आज अपनी जान की रक्षा के लिए, बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ बोलने के लिए, यानी हमारा जो बोलने का अधिकार है, संविधान कहता है ना आपको राइट टू स्पीच है, आप अपनी बात रख सकते हैं, तो कहाँ है ये राइट टू स्पीच और कौन एक्सेस कर रहा है इसको? तो ये सवाल हमें पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात आई कि यूपी का एक बीजेपी का कार्यकर्ता वो हरियाणा में जाकर के वोट डालता है। जिस तरीके से ब्राजील मॉडल की बात हुई और जिस तरीके से एक एड्रेस पर 500 लोगों के नाम दर्ज हैं, क्या ये चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के लिए क्या उसकी साख पर धब्बा है या नहीं? देखिए, आज चुनाव आयोग अलग नहीं है। आज भाजपा और केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको केचुआ भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एक ही हैं। तमाम जरियों से ये साबित हो गया है, तमाम इस बीच जो तमाम घटनाएं घटी उससे बिल्कुल सीधा दिख रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा की गोद में बैठा है। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जनता को बताया जाता है, लेकिन आज कहीं से भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि सीधे तौर पे भाजपा के लिए काम कर रहा है। और सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, कोर्ट कचहरी से लेके पुलिस थाना, आप हर चीज़ देख लीजिए जो कहे जाते हैं कि लोगों के लिए काम करते हैं, आज भाजपा की शह पे सब काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव में भी ऐसा कुछ हो सकता है, वोट चोरी जैसा? भाजपा ने पिछले जो अभी पूरा स्पेशल रिवीजन करवाया है वोटिंग लिस्ट में, उसमें तमाम ऐसे मसले आए हैं। मेरा खुद घर मुजफ्फरपुर में है और वहाँ लोग बता रहे हैं कि ऐसे तमाम इलाकों में जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम इलाके हैं या फिर दलित आबादी रहती है, एक बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको वोट वहाँ से किसको वोट मिलेगा। वहाँ से वोट भाजपा को शायद ही मिले, बहुत कम मिले, वहाँ से विपक्षी दलों को वोट मिलेगा। तो सीधे तौर पे उन इलाकों की वोट्स बड़ी संख्या में काटे गए हैं और ऐसे नाम जोड़े गए हैं जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये बात तो वहाँ के लोगों के सामने भी सीधे जानते हैं लोग कि ये बड़ा फर्जी वारा है इस वक्त जो SIR करवा रही है भाजपा। जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो क्या ईमानदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिससे कि आप लोग सेटिस्फाई हो पाएं, देश का एक आम नागरिक सेटिस्फाई हो पाए? देखिए, आज चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं है। लोग अपने ज़िंदगी के हालात और उनके सामने जो चीज़ें घटित हो रही हैं उससे सामने है। वही बात है ना कि प्रदूषण के मसले पे हम देख रहे हैं हमारे हालात क्या हैं, लेकिन रेखा गुप्ता अगर AQI के डेटा चेंज कर दे तो उससे हम ये नहीं मान जाएंगे कि AQI सच में नीचे गया है। तो वही स्थिति आज इस देश की जनता की है। वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। आए दिन हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों के बीच झगड़े लगवाए जा रहे हैं, तो उनके बीच
बीच ये बात साफ है कि आज भाजपा सरकार क्या कर रही है। ठीक उसी तरीके से चुनाव में जो धांधली हुई है, पहले ईवीएम की बात क्लियर थी लोगों के सामने, लेकिन अब तो जो वोट्स में फ्रॉड हो रहे हैं, जो नए नए वोटर्स बन रहे हैं, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उसके बाद से तो अब चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी ज़रूरत नहीं रह गई है। वो करें या ना करें, लोगों को ये पता है ये पूरा इलेक्शन का जो सिस्टम है वो एक फ्रॉड है, एक दिखावा है असल मायने में। तो इस पूरी चीज़ को पहले से ही प्लान करके आज ये सरकार अंजाम दे रही है। ये चीज़ हम देख रहे हैं बहुत सालों से हो रही है और लगातार हो रही है हर साल दिवाली के बाद, और इस अक्टूबर नवंबर के टाइम में पोल्यूशन बढ़ जाता है, AQI 300 क्रॉस कर जाता है। और सिर्फ यही नहीं, हम देखते हैं 400 पार कर गया, 400 वही पार किया है, सीट तो गई नहीं थी तो 400 पार कर गया। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हार्ट पेशेंट्स के लिए, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट औरतों के लिए जिनके बच्चे पैदा भी नहीं हुए, जनरेशन्स अफेक्ट हो रही हैं इस प्रॉब्लम से। तो उनका मोटो यही है कि नाम बदल देंगे, उससे कोई समस्याएं तो नहीं हल होंगी। अभी ज़रूरी ये है कि अभी वो इस चीज़ को एज एन एमरजेंसी ट्रीट करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए इन द फर्स्ट प्लेस हमें प्रोटेस्ट करने के लिए तो आना नहीं चाहिए। बहुत दिक्कतें हैं इस देश में, उसके लिए हम लोग आते रहते हैं यहाँ प्रोटेस्ट करने। हवा उनमें से एक नहीं होनी चाहिए, और वो भी तब जब ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये होता चला आ रहा है हर साल के बाद, हर साल होता चला आ रहा है। और ये ऐसी चीज़ है जो प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की। तो ये सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी अगेंस्ट नहीं है, ये एक ऐसा इशू है जो गवर्नमेंट एपैथी दिखाता है कि मतलब उनकी प्रायोरिटी क्या है। वो खुद एयर प्योरीफायर लगा के बैठे हुए हैं अपने घर में, और हम लोग, हवा ऐसी चीज़ है जो आप जिससे बच नहीं सकते। घर में आपके एयर प्योरीफायर होगा और बाहर तो आपको आना ही पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ है जो सबको अफेक्ट करेगी। ये सिर्फ किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, किसी एक जाति का मुद्दा नहीं है, ये हम सबका मुद्दा है और हम सबको बहुत बहुत हद तक वो कर रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट एपैथी है एक तरीके से, मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये इतना बड़ा इशू है जो इतने सालों से चलता आ रहा है, और अभी भी आप बोल रहे हैं कि ग्रीन क्रैकर्स लगा दिए तो शायद पोल्यूशन कम हो रहा है। और क्लाउड सीडिंग बोली थी, उसका भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया। अभी उन्होंने बोला कि IIT के भी स्कॉलर्स ने बोला है कि सक्सेसफुल नहीं हो सकता दिल्ली के क्लाइमेट के हिसाब से। तो टैक्स पेयर के मनी पे आप रिसर्च करवाते हैं, जो भी करवाते हैं रिसर्च में, उसके बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट ईयर बोला कि अगर ऐसा भी नहीं है कि फार्मर्स की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हम उन पे ब्लेम डाल दें, तो ऐसा क्यों है, क्यों कोई सब्सटैंशियल सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, और टैक्स पेयर का मनी आप उसी रिसर्च में आप फेंक रहे हैं बेसिकली, और हमें कोई उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप एक युवा होने के नाते क्या मानते हैं कि जिस दिल्ली को देश की राष्ट्रीय राजधानी कहा जाता है, जिस दिल्ली को साफ होना चाहिए था, स्वच्छ होना चाहिए था, सुंदर होना चाहिए था, क्या वो दिल्ली बन पाई? दिल्ली बन पाई, और ये वही चीज़ है, ये हमारा कैपिटल है। तो ये एक तरीके से एक आइडियल वो होना चाहिए कि किस तरीके से हम देखते हैं बाकी देश में क्या हो रहा है, लेकिन मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। मतलब उन्होंने सिर्फ हम लोग को फेल, दिल्ली के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, और ये मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसका फेलियर का रेपरकशन बहुत ज़्यादा हाई है। ये कोई आम दिक्कत नहीं है कि आप एक साल हो गया, आपने कह दिया ठीक है अगले साल देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, हम थोड़ा सा बजट में आप एलोकेशन कर देंगे। एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा ब्लॉट है एक्चुअली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे इन इटसेल्फ, क्योंकि अगर आप हवा नहीं दे पा रहे हैं अपने देश के लोगों को, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अगर आप हवा नहीं दे पा रहे तो एक तरीके से आपका कंप्लीट फेलियर है। उसके बाद तो आप क्या ही करेंगे, और जब आप इस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हैं और इस चीज़ को इस इमरजेंसी से नहीं देख रहे जितनी इमरजेंसी से ही देखा जाना चाहिए, तो ये तो दिस इज़ एन एब्सोल्यूट फेलियर, नथिंग एल्स।